नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हर शाम को 4 बजे आपके साथ लाइव जुड़ती हूं। पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं। थर्सडेज यानी गुरुवार का दिन हम फोकस करते हैं रियल एस्टेट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के 2 हॉट लोकेशन के बारे में। जब भी दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में घर, फ्लैट, प्लॉट खरीदने की बात आती है तो कंफ्यूजन ये होता है 2 लोकेशन को लेकर के, गुरुग्राम अच्छा यानी गुड़गांव जिसे हम पहले बोलते थे, या फिर नोएडा। दोनों ही जो इलाके हैं वो काफ़ी पॉपुलर इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के। हम लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जैसे मैं रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, मैं इनके बारे में जानती हूँ, समझती हूँ। और जो लोग नहीं भी रहते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि गुरुग्राम और नोएडा के कंपैरिजन में कौन सा बेटर है, स्पेशली अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, रहने के लिए घर खरीदना चाहते हो या निवेश के लिए। गुड़गांव और नोएडा के बीच में अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो कौन से पैरामीटर्स पर आपको ध्यान देना है। तो आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं और इस हमारे सवालों के जवाब देने के लिए होममिंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका मनी नाइन में। थोड़े दिन पहले आपने भी गुड़गांव वर्सेस नोएडा एक वीडियो बनाया था, तो मुझे लगा आपसे बेहतर और कौन हो सकता है। आपने इतनी सारी रिसर्च की है, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इनफैक्ट अगर आप लोग भी प्रदीप जी से रियल एस्टेट में फंस रहे हैं कि गुड़गांव वर्सेस नोएडा में कौन बेटर है, किसको कहाँ निवेश करना है, तो भेजिए अपने सवाल। लाइव हम रखेंगे अपने एक्सपर्ट के सामने। 9311211874 पर आप भेज सकते हैं सवाल। हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लें, money9query@tv9.com, और यूट्यूब पर लाइव भी आप जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली नोएडा और गुड़गांव को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं ना, तो आज आपके सारे कंफ्यूजन का हम यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। तो हम अपने एक्सपर्ट से बात करें, आपके सवालों को ले, उससे पहले नोएडा और गुड़गांव के कुछ की फीचर्स पर एक क्विक लुक लेते हैं। नोएडा जाना जाता है एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन के तौर पर, यानी कि जिन लोगों को किफ़ायती घर चाहिए उनके लिए नोएडा का डेस्टिनेशन जो है वो पसंदीदा है। वहीं गुरुग्राम में रोजगार के अवसर और प्रति व्यक्ति आय अधिक होने की वजह से गुरुग्राम जाना जाता है थोड़े से हाई एंड अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए। हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि एक नामी ग्रामी बिल्डर ने 700 करोड़ से ज्यादा की सेल की, और वो भी 1000 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट्स की सेल हुई थी गुड़गांव में केवल 3 दिन में। तो गुरुग्राम हमेशा से एक हाई एंड प्रॉपर्टी, लग्जरी प्रॉपर्टी की डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन का, किसके पास स्कोप ज्यादा है, तो नोएडा में ये स्कोप ज्यादा नजर आता है। नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं नोएडा में। वहीं गुरुग्राम की कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट के करीब है, लेकिन नोएडा ज्यादा पीछे नहीं, बहुत जल्दी यहाँ पर भी एयरपोर्ट आने वाला है। रेंटल की बात करें तो गुरुग्राम के कंपैरिजन में नोएडा में रेंटल्स कम है। हेल्थ केयर की बात करें तो गुरुग्राम में कुछ एस्टैब्लिश्ड अच्छे बड़े बड़े अस्पताल हैं। एजुकेशन के नाम के भी कुछ अच्छे खासे नाम गुरुग्राम में हैं, तो यहाँ पर गुरुग्राम बाजी मारता हुआ नजर आता है। अब कीमतों की बात करते हैं तो नोएडा में एक फ्लैट की औसत कीमत 4000 रुपये से 15000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। वहीं गुरुग्राम में इससे ज़्यादा है। जहां नोएडा में हम देख रहे हैं कि 4000 से जो है वो लोअर ब्रांड है, तो गुरुग्राम में 8000 से 25000 रुपये पर स्क्वायर फुट का आपको फ्लैट मिलेगा। नोएडा में पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमतों में 10 से 20% की हमने एक हाइक देखी है, और गुरुग्राम में यही हाइक जो है वो 5 से 15% की रही है। किराए में भी अगर बात करें तो नोएडा जो है वहाँ पे 4 से 5% की बढ़त देखी है, तो गुरुग्राम में 3 से 4। तो प्राइस और रेंटल के मामले में गुरुग्राम में कम बढ़त इसलिए भी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे प्राइस जो है वो हायर बैंड में ही है। तो आज चलिए इन दोनों ही लोकेशन के सारी बातों को सामने रखते हैं और समझते हैं कौन सा लोकेशन किसके लिए सही है, गुरुग्राम और नोएडा। प्रदीप जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अट्रैक्शन और लाइफस्टाइल के लिहाज से कौन से इलाके को आप कहेंगे कि बाजी मार रहा है? देखिए प्रियंका जी, दोनों एरिया अपने अपने फिर पूरी तरह से बाजी मारते हैं। कुछ चीजें गुरुग्राम की अच्छी हैं और कुछ चीजें नोएडा की अच्छी हैं। जब हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलते हैं तो हमें अक्सर क्या हमें सूट करता है, हमें एस्पेक्ट सारे स्टडी करने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी लेते टाइम हर एस्पेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एस्पेक्ट को स्टडी करके फिर हमें हमारे बजट के हिसाब से कौन सा बेस्ट लोकेशन लगता है, क्योंकि सिर्फ बेटर होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम वहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमारी स्कूल से कनेक्टिविटी, हमारे ऑफिस स्पेस से कनेक्टिविटी, रहने का स्थान कैसा है, वहाँ की एमिनिटीज कैसी हैं,
और वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है। ये सब छोटे छोटे फैक्टर हैं जो, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, उसके बाद ही प्रॉपर्टी बाय करते हैं। ओके, सो आपका बजट कितना है, आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, और कनेक्टिविटी पर आपने बात की। तो अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के फ्रंट में आप क्या देखते हैं कि कौन से एरिया की कनेक्टिविटी आपको बेटर लगती है? और कनेक्टिविटी से देखिए आजकल तो टैक्सीज कहीं भी चली जाती हैं, ऐप से आप बुक कीजिए, पर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूं तो मेट्रो हो गई, बस हो गई, तो इन दोनों के ही मामले से और ट्रैफिक के लिहाज से आपको नोएडा और गुड़गांव को अगर हम आमने सामने रखें तो आपको क्या लगता है किसकी क्या खासियत है और किसमें क्या खामी है? देखिए, जब हम नोएडा की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है। और मेट्रो का जिस हिसाब से एक्सपेंशन हुआ है, उसने नोएडा के अंदर एक तरह से मतलब प्रॉपर्टी मार्केट में एक जान फूंक दी है। वहीं अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो जो मेट्रो एक हुडा सिटी सेंटर तक आई है, उसके बाद 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ी है। एक ओल्ड गुड़गांव के रोड के ऊपर मेट्रो सैंक्शन हुई है, ओल्ड गुड़गांव एरिया के अंदर, लेकिन उस पे भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक जो स्पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे तक जा रहा था उसको रोक दिया गया, और फिर से उसमें एक चेंज कर दिया गया। मतलब ये वो हाल है जब प्रोजेक्ट पूरा सैंक्शन हो चुका है, उसके बाद की स्थिति है। तो यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी नोएडा में ज्यादा है, गुरुग्राम में कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गुरुग्राम में यहाँ की जो लोकल सिटी बसेस हैं वही हैं, और मुझे कंपैरिजन में नोएडा में ज्यादा अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर आता है। ओके, सो नोएडा गेट्स अ थम्स अप जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, क्योंकि मेट्रो ने अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पर किया है, गुरुग्राम में गाड़ी थोड़ी सी अटकी हुई है। लेकिन जब बात कैपिटल अप्रिसिएशन की आती है, क्योंकि घर होता है, आप रह रहे हो या निवेश के लिए लियो, आपको अच्छा लगता है सुनने में कि भाई मैंने जो है 50 लाख का घर लिया था जो अब मुझे 60 लाख का हो गया है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या देखा है दोनों मार्केट में? किस तरह का कैपिटल अप्रिसिएशन नोएडा ने दिया है, किस तरह का कैपिटल अप्रिसिएशन गुड़गांव के बाजार में दिखा है? क्या नए एरियाज दोनों में जो है वो उभरते हुए नजर आए हैं? स्पेसिफिक लोकेशंस अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें। देखिए, कोविड के बाद से ही प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मतलब दोनों मार्केट्स में आई है, लेकिन गुरुग्राम में ज्यादा देखने को मिली है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों ने अब लग्जरी में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। लग्जरी लोगों की पसंद बनी है, और लग्जरी के साथ साथ एमिनिटीज लोगों की प्रायोरिटी बन गई है। पहले लोग एमिनिटीज पे उतना फोकस नहीं करते थे, ये माना जाता था कि जितनी छोटी प्रॉपर्टी होगी उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी, बड़ी प्रॉपर्टी के टेकर्स कम होते थे। लेकिन अब बड़ी प्रॉपर्टी लोग अपनी लग्जरी लाइफ पे मतलब बेटर एमिनिटीज जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, उस पे ज्यादा खर्च करना पसंद कर रहे हैं। वैसे कई जगहों के ऊपर ये भी चीजें चर्चा में आती है कि चूंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, इसीलिए लोगों ने 2 से 3 या 3 से 4 बेडरूम में जाने की कोशिश की। लेकिन फैक्ट ये है कि कोई एक रूम के लिए मतलब वर्क फ्रॉम होम अगर है, तो उसके लिए एक रूम के लिए कोई 1 करोड़ रुपए नहीं देगा। तो ये बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ एमिनिटीज एक बड़ा फैक्टर है, जो कि गुरुग्राम में स्कोप ऑफ एक्सपेंशन कम है, क्योंकि गुरुग्राम शहर एक अपने आप में शहर है जहाँ पे एक्सपैंड होने की गुंजाइश नहीं है। मास्टर प्लान करीब करीब पूरा 2006 के आसपास आ चुका है। वहीं जब हम नोएडा की बात करते हैं, चूंकि यहाँ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, नोएडा के साथ में लगता हुआ इंदिरापुरम, वैशाली, मतलब पूरा गाजियाबाद है, इवन राजनगर एक्सटेंशन का एरिया है, या नोएडा के साथ में जो नोएडा एक्सटेंशन के नाम से एरिया बना वो है, प्रॉपर ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस है। ये एरियाज बहुत सारे हैं जहाँ एक्सपेंशन का स्कोप है। जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, एक्सपेंशन का स्कोप होगा। जब मान लीजिए किसी की अफोर्डेबिलिटी नोएडा में नहीं आ रही है, तो वो कहाँ जाएगा? वो ग्रेटर नोएडा चला जाएगा, उसका यमुना एक्सप्रेस हो जाने का ऑप्शन है। या आसपास के पेरिफेरल एरियाज में काफी सारे ऐसे रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स हैं जहां लोग जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इस कारण से एप्रिशिएशन सप्लाई ज्यादा होने के कारण कम हो रही है, और यहीं गुरुग्राम में सप्लाई कम है, इसीलिए एप्रिशिएशन यहाँ थोड़ी ज्यादा दिख रही है। ओके, आपने जैसे जिक्र किया कि नोएडा में आसपास के बहुत सारे इलाके हैं, तो मुझे लगता है गुरुग्राम के आसपास भी कुछ नए इलाके, माइक्रो मार्केट जो है वो डेवलप हुए हैं पिछले कुछ सालों में। कुछ नए माइक्रो मार्केट जो इन दोनों ही एरियाज के आसपास हैं, वो कुछ हमारे लिए आइडेंटिफाई करके बताइए। और क्या इन माइक्रो मार्केट्स में कीमतें जो हैं
वो एक नोएडा के किसी आप डेवलप्ड सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो कम है क्या? सिमिलरली गुड़गांव में भी कुछ डेवलप्ड इलाके हैं और जो माइक्रो मार्केट्स, नए मार्केट उभर रहे हैं, क्या वहाँ पे प्राइस अफोर्डेबिलिटी बेटर है? देखिए, गुरुग्राम से हम थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो हम्म। धारूहेड़ा, भिवाड़ी, ये ऑप्शन है इधर। एकदम फर्क नजर। आउटस्कर्ट्स हो गए यानी ये तो। जी जी जी। तो यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब जो गुरुग्राम में काम करते हैं उनके लिए अभी वो बन नहीं पा रहा है कि वो भिवाड़ी या धारूहेड़ा से ट्रेवल कर पाए। देखिए, यहाँ पर एनसीआरटीसी ने जो रैपिड रेल है आपकी, आरआरटीएस जिसे कहते हैं, जिसका नया नाम नमो भारत ट्रेन रखा गया है, वो एनसीआर में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देगा। उसे अभी मेरठ के रूट के ऊपर ही चलाया गया है, लेकिन जैसे जैसे वो पानीपत के रूट पे या अलवर शाहजहांपुर वाले रूट के ऊपर जब उस पे काम होगा, जब वो रेडी होगा, तब ये माइक्रो मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन आज की बात करें तो धारूहेड़ा और भिवाड़ी बहुत ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस नहीं रहती। बल्कि मैं एप्रिसिएशन की बात भी करूं तो भिवाड़ी ने पिछले कई सालों में एप्रिसिएशन बहुत अच्छा नहीं दिया। उसका एक रीजन ये भी था, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जब गुरुग्राम में आई तो उसने जो लोग भिवाड़ी जा रहे थे उनको कम करके वो गुरुग्राम में बाय करने लगे। तो ऐसे में माइक्रो मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि एक केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे के आसपास ऐसे 5 सैटेलाइट टाउनशिप डेवलपमेंट, 5 सैटेलाइट टाउनशिप की डेवलपमेंट होनी है, हम्म। जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान की हुई है। तो आने वाले टाइम में आपको ऐसी सैटेलाइट टाउनशिप्स मिलेंगी, लेकिन अभी बात करें तो अभी वो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन में उसमें थोड़ा सा ओके। टाइम दिख रहा है, लेकिन हाँ, बिल्कुल, वो लैक स्कोप ऑफ ऑफ एक्सपेंशन का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ कनेक्टिविटी जो आप हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन नोएडा के तो कई माइक्रो मार्केट्स हैं, अगेन आपने शुरुआत में ही कहा था, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम हुआ है। तो नोएडा के वो कौन से माइक्रो मार्केट हैं जहां आप देख रहे हैं और कह सकते हैं लोगों को हाँ आप निवेश कीजिए, प्रॉब्ली नोएडा आपके लिए एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो ये नोएडा के इर्द गिर्द ये माइक्रो मार्केट जो आपको दिख रहा है कि बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बेटर दिख रही है, आपने शुरुआत में भी कहा था। बिल्कुल। देखिए, NH24 को अब नया नाम भी दे दिया गया और बहुत अच्छा उसे डेवलप भी किया गया। हम्म। उसके पास में लगता हुआ पूरा नोएडा है। नोएडा के साथ में क्रॉसिंग रिपब्लिक का एरिया है, या फिर वैशाली, इंदिरापुरम, फिर NH58 का एरिया है, उसको भी मोहनगर के पास में अच्छी कनेक्टिविटी दी गई है। एक बाईपास रोड बना के ऑलरेडी NH58 के उस पार्सल को राजनगर एक्सटेंशन के नाम से जिसे जाना जाता है, उसको भी बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। फिर जो आपका लाल कुआं जो वाली रोड है, हाईवे जो NH24, उसी के ऊपर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपका नोएडा एक्सटेंशन के नाम से, वो भी ग्रेटर नोएडा का पार्ट है, वो भी काफी अच्छा खासा डेवलप हुआ है। और इवन नोएडा के अंदर ही कई माइक्रो मार्केट डेवलप हुई है, जैसे 75 से 79 सेक्टर के बीच में, या नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच में। पीछे जब जेपी थोड़ा सा कई इश्यूज आए तो वहाँ कई प्रोजेक्ट रुके, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट्स अब रिवाइव होने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे सुरक्षा ग्रुप टेक ओवर कर रहा है। तो ठीक है। ऐसे में वो माइक्रो मार्केट्स में भी काम हुआ है, या सेक्टर 137 की मार्केट देखें तो उन माइक्रो मार्केट्स में भी काम हुआ है, और वहां पे भी पिछले कई सालों में अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिली है। और नोएडा से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे का एरिया, ये भी एक अपने आप में प्राइम एरिया है, जो जेवर एयरपोर्ट का बेनिफिट जिसे उस एरिया में मिल रहा है, और वहां पे भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बाइंग हो रही है। ओके, तो हम नोएडा का अच्छा खासा एक्सपेंशन देख रहे हैं, इसके आसपास हम देख रहे हैं कई माइक्रो मार्केट जो नेशनल हाईवे 24 के इर्द गिर्द कई इलाके हैं, एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द कई इलाके हैं जो डेवलप हो रहे हैं। और व्हाट आई अंडरस्टैंड प्रदीप जी, यानी कि माइक्रो मार्केट जो नए उभरते हुए इलाके हैं, इसमें नोएडा तो बाजी मारते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको शायद अप्रिसिएशन भी मिलेगा, और आपकी शुरुआती निवेश अभी अगर अफोर्डेबल भी आपको प्राइजेस मिल जाएंगे, राइट? देखिए, जब इसकी बात आती है तो चूंकि यहाँ एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उन्होंने गुरुग्राम को पहले पसंद किया, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है। देखिए, जेवर बनेगा, एप्रिसिएशन के लिए आप उन एरियाज में जा सकते हैं, लेकिन किसी भी एरिया को बसने के लिए करीब करीब 20 साल का समय देना पड़ता है। ये ट्रेंड है, ये शुरू से हम सब देखते आ रहे हैं। तो बहुत इमीडिएट में कहूंगा बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं। ओके।
सर की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी अभी ब्रेक हो गई। जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है प्रदीप सर। लेकिन गुरुग्राम के अंदर ये ऑप्शन मैं कहूंगा कि बहुत लिमिटेड है। और यहाँ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन जैसे दिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ एमएनसी कॉर्पोरेट्स जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इंडिया में काम करना चाहती हैं, उन्होंने गुरुग्राम को बेस बनाया है। तो यही रीजन है, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है यहाँ, और लोगों की चॉइस भी वैसी है। तो ऐसा नहीं है गुरुग्राम में कहीं कोई कम स्कोप है। लेकिन हाँ, जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, जो एरिया के बढ़ने की बात करेंगे, तो वो नोएडा के अंदर ज्यादा जरूर नजर आता है। ठीक है, अब मैं अफोर्डेबिलिटी पर आऊंगी और सीधा आपसे अगर पूछूंगी कि एक 3 BHK फ्लैट की अप्रॉक्स कीमत जो है वो गुड़गांव में कितनी होगी और नोएडा में कितनी होगी? अह, देखिए, 3 BHK की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अब जो करंट सिनेरियो में रेट आ गए हैं गुरुग्राम के, वो करीब करीब 15 से लेकर 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर आ गए हैं। और 3 BHK अगर हम 1800 या 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेके चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यही प्रॉपर्टी करीब करीब 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए की रेंज में अब आ चुकी है। हम्म। वहीं अगर हम नोएडा में बात करें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इस टाइम पे जो प्रिवेलिंग रेट है वो करीब करीब 12 से 15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आ चुके हैं। तो हम अगर उसी को लेके चलें, 2,000 स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये प्रॉपर्टी भी करीब करीब हमें 2.5 करोड़ के आसपास की ये प्रॉपर्टी 2.5 से 3 करोड़ के बीच में पड़ती है। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी उसी तरह से आगे अप्रिशिएट हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको जो कंसर्न बताया, पर कैपिटा इनकम का बताया, लेकिन स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन जिस तरह से रेट नोएडा के थे, तो उस तरह से एप्रिसिएशन नोएडा में भी दिख रही है। ओके, अब ये बताइए, रेंटल से कमाई लोग पसंद करते हैं भाई, एक निवेश करते हैं जिससे उन्हें रेंटल इनकम हो सके। तो किराए से अगर कोई कमाई करना चाहता है तो रेंटल यील्ड के मामले में गुरुग्राम और नोएडा में क्या अंतर है? देखिए, जब हम रेंटल की बात करते हैं तो रेंटल ओवरऑल 2% के आसपास रहता है, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि अफोर्डेबिलिटी नोएडा के अंदर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ प्राइस भी कम है। हम उस प्राइस के ऊपर जब 2% लगाते हैं, तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी अपने आप नजर आ जाती है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे अब तक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एफएआर काफी ज्यादा है, मतलब 3 साढ़े 3 की एफएआर पे करीब करीब यहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए डेवलपर थोड़ा नीचे के रेट पे उसे सेल भी कर पाते हैं। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो रेंटल हमें नोएडा में रिजनेबल मिलेंगे। और गुरुग्राम में चूंकि एफएआर 1.75 रेगुलर है, अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां गवर्नमेंट ने स्कोप बढ़ाया है। जैसे कि जो डेंसिटी थी करीब करीब कंज्यूम हो चुकी थी, उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत दिखी, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पहले 10 और फिर 5% एडिशनल, मतलब एक सेक्टर के अंदर ग्रुप हाउसिंग जैसे 20% होता है, तो उसको 10% एडिशनल एरिया दिया गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग बन सके। फिर 5% एडिशनल एरिया फिर से दिया गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग बन सके। हम्म। उसके बाद जो एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशंस हैं या मेट्रो जैसी लोकेशंस हैं, वहां पर टीओडी अप्लाई, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होती है। वर्क टू होम कल्चर को डेवलप करने के लिए अथॉरिटीज एडिशनल एफएआर देती है। तो वो एडिशनल एफएआर टीओडी वाला जो पर्पस है, वो अब धीरे धीरे गुरुग्राम में आना शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पर भी वो आपको सप्लाई आने वाले टाइम में ज्यादा दिख सकती है, जो एक्सप्रेसवे के आसपास की लोकेशंस हैं। जैसे कि मैंने बताया, डेंसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अब लेकिन चूंकि टीओडी है या एक नया जो अथॉरिटी ने एनआईएलपी, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी पे वर्क करके एडिशनल स्कोप दिया कि सप्लाई आ सके, तो गुड़गांव इससे में। अब सप्लाई और रेंटल अब आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा सा रिजनेबल हो। लेकिन फिलहाल रेंटल में यहाँ पे भी अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिली है। मैं कहूंगा कि 2% से अब बढ़कर करीब करीब रेंटल यहाँ 2.5% के आसपास प्रॉपर्टी वैल्यू का दिख रहा है। तो अभी एट दिस पॉइंट नोएडा रेंटल यील्ड में आगे है। जी। ओके। अभी नोएडा नोएडा रिजनेबल है। नोएडा रिजनेबल है। नहीं, पर अगर कोई निवेश करता है आने वाले समय में, उसे उससे कमाई जब होगी तो उसकी जो रेंटल यील्ड होगी वो बेटर रहेगी। रेंटल यील्ड अभी भी हमें गुरुग्राम में ज्यादा बेटर मिलेगी। ओके, ठीक है। अब एक अंतर जो दोनों लोकेशन में है वो है प्रॉपर्टी के टाइप को लेकर के। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी लीज होल्ड है और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है। तो ऐसे बिल्कुल में बिल्कुल। आप घर खरीदारों को किस शहर में प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह देते हैं? इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये भी समझा दीजिए।
देखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, अथॉरिटी से लॉन्ग टर्म लीज पे देती है, मतलब एज गुड एज प्रॉपर्टी आप ओन कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नजर नहीं आती। और उसी प्रकार से गुरुग्राम में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो वहां पे किसी टाइप का आपका रेगुलर लीज रेंट नहीं जाता है। तो इतना ही डिफरेंस है, मतलब दोनों में प्रॉपर्टी की ऑनरशिप करीब करीब आपके पास ही है, इसमें ऐसी कोई मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता। तो इसीलिए घर खरीदार को इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज, इनमें कितना फर्क है दोनों शहरों में? देखिए, करीब करीब बराबर है। यहाँ पर डिफरेंस तब आता है जब प्रॉपर्टी फीमेल के नाम पे खरीदी जाती है। फीमेल के नाम पर प्रॉपर्टी में करीब करीब 2% का रिबेट हरियाणा के अंदर है। और यही हम बात करें नोएडा की या यूपी की बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 10,000 का रिबेट है। मतलब 1% का रिबेट है, जो कि टोटल 10,000 का रिबेट स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर पड़ता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नोएडा के अंदर फीमेल के नाम पे अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है।